नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। आज की जो क्लास है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फैक्टर प्राइसिंग वाली यूनिट है दोस्तों, जो फैक्टर प्राइसिंग का जो आपके चैप्टर चलते हैं उनकी सीरीज के तौर पे हमने ये पहली क्लास लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेंट थ्योरी की, जो रिकार्डियन और मॉडर्न दोनों थ्योरी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास इम्पोर्टेंट है एज वेल एज कॉलेज स्टूडेंट, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो, ASO रिसर्च असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके लिए भी ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद है। क्लास शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट की, जो आपका करियर सारथी कोचिंग है वो अब बन गया है करियर एजू नेस्ट। तो आगे से यही नाम से हमें जाना जाएगा और हम इसी नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। अब बात करते हैं सबसे पहले रेंट क्या होता है। उसको जानने से पहले हमें ये पता हो कि दिया किसको जाता है, क्या होती है फैक्टर प्राइसिंग। तो दोस्तों हमें पता है कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं, यानी व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग, तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ फैक्टर हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन। और वो जो फैक्टर हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको हम बोलते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये कितने होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनको हम क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, इनको हम कुछ रिटर्न देते हैं। तो जिस फैक्टर को जो रिवॉर्ड मिलता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उन फैक्टर का रिवॉर्ड कितना होगा, इसका डिटर्मिनेशन करना क्या होता है, फैक्टर प्राइसिंग होता है। यानी कि आप लेबर कोई काम पे लगाते हो तो लेबर के बीच आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या यूँ कहे एक रेट डिसाइड होती है कि इतना पैसा वह लेगा। तो फैक्टर को दी जाने वाली जो रिवॉर्ड है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं। बट फैक्टर प्राइसिंग को हम लेकर आते हैं फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के साथ। यानी कि ये जो अपना टॉपिक है फैक्टर प्राइसिंग, इसका मतलब ये हुआ कि हम फैक्टर प्राइस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो जो लैंड है उसको दिया जाता है दोस्तों रेंट, जो लेबर है उसको रिवॉर्ड मिलता है एज वेजेज, जो कैपिटल है उसको मिलता है इंटरेस्ट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस बचता है वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड होता है। तो लैंड को हमेशा पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, लेबर को भी पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, कैपिटल को भी पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है। बट कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप को कौन सा रिवॉर्ड मिल जाता है, लॉस के नाम पे नेगेटिव रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ये भी हो गया कि कौन से फैक्टर का नेगेटिव रिवॉर्ड हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में गेट दी नेगेटिव रिवॉर्ड। तो बढ़ते हैं आगे। अब डिफरेंस क्या होता है फैक्टर प्राइसिंग में और प्रोडक्ट प्राइसिंग में। अब देखो दोस्तों हम ये जो फैक्टर है, इन फैक्टर की डिमांड क्यों करते हैं, फैक्टर को हम क्यों काम पर लगाते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन से एक प्रोडक्ट बनता है, और मार्केट में ये प्रोडक्ट की क्या रहती है, डिमांड रहती है। तो इन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी डिमांड करनी होती है, फैक्टर की डिमांड करनी होती है, या फैक्टर की हमें डिमांड रहती है। सो दैट्स वाई जो फैक्टर की डिमांड है ये कौन सी डिमांड हुई, ड्राइव डिमांड हुई। यानी कि ये डिमांड व्युत्पन्न डिमांड होती है, यानी हम इनकी डायरेक्ट डिमांड नहीं करते हैं, हम यहाँ पर इन प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से फैक्टर की डिमांड करते हैं। तो प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी उसका डिटर्मिनेशन कहा जाता है प्रोडक्ट प्राइसिंग, और वहीं फैक्टर की प्राइस का डिटर्मिनेशन क्या कहा जाता है, फैक्टर प्राइसिंग कहा जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है फटाफट हम समझ लेते हैं। मीनिंग की बात करें तो प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेज ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइस का डिटर्मिनेशन इज नोन एज द प्रोडक्ट प्राइसिंग। और वहीं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस का डिटर्मिनेशन फैक्टर प्राइसिंग कहा जाता है। मार्केट की बात करें तो प्रोडक्ट प्राइसिंग के या प्रोडक्ट के मार्केट को गुड्स मार्केट कहा जाता है, और फैक्टर के मार्केट को फैक्टर मार्केट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रोडक्ट प्राइसिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी मैक्सिमाइजिंग दी प्रॉफिट। वहीं फैक्टर प्राइसिंग क्यों की जाती है, मैक्सिमाइजिंग इनकम, ताकि इनकम क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। डिमांड की बात करें तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है,
डायरेक्ट डिमांड होती है, वहीं फैक्टर की डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट को यानी इन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर की डिमांड करते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट डिमांड है, डिराइव्ड डिमांड है। तो आई थिंक आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग समझ में आया होगा, यानी आप ये कहोगे कि क्लास तो रेंट की थी लेकिन ये कहाँ से प्रोडक्ट और फैक्टर प्राइसिंग आ गई। तो दोस्तों ध्यान दें, जो भी हम रेंट, वेजेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो ये सारे क्या है, फैक्टर प्राइसिंग है। तो हम बार बार फैक्टर प्राइसिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, ये पहली सीरीज है फैक्टर प्राइसिंग की। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टर प्राइसिंग और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की जो क्लास है, रेंट। क्या होती है रेंट? सबसे पहले रेंट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ लैंड, यानी ज़मीन को जो मिलता है, यानी लैंड जो रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज रेंट। अब आप लैंड का मतलब क्या समझते हो? क्या लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन से होता है? नहीं, इकोनॉमिक्स में लैंड में वो सारे फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं जो क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। उन सबको किस में इंक्लूड किया जाता है? लैंड में इंक्लूड किया जाता है। बट अगर हम रेंट थ्योरी के क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिकली है वो किस से लिया जाएगा? लैंड से लिया जाएगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की बात करेंगे। तो बढ़ते हैं इस क्लास को लेकर, तो बात करते हैं रेंट होती क्या है। रेंट इज़ दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ दी सॉइल। ये कहना किसका है? ये रिकार्डो का कहना है। रिकार्डो कहते हैं कि जो कोई ज़मीन है, जो कोई लैंड है, लैंड का जो टुकड़ा है, इस लैंड के टुकड़े को यूज करने के बदले इसके जो लैंड लॉर्ड है, इसका जो मालिक है, उसको जो पेमेंट किया जाता है, इसको यूज करने के बदले जो लैंड लॉर्ड को पेमेंट किया जाता है, इस पेमेंट का नाम क्या है दोस्तों? रेंट है। ये कौन कहता है? रिकार्डो कहते हैं। A special feature of land is that it is obtained without any human effort और sacrifice, यानी लैंड के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते, ये बाई गॉड गिफ्टेड होता है। सो द रेंट रिसीव्ड बाय द लैंड लॉर्ड इज एन एडिशनल इनकम फॉर हिम। तो दोस्तों सावधान, अगर आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की, तो आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। आपको ऑप्शंस इस तरीके से दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें इतना समझना है कि लैंड विदाउट ह्यूमन एफर्ट प्राप्त होती है, हमें मिलती है। सो इसके लैंडलॉर्ड को जो मिलता है रेंट, उसको एडिशनल इनकम के तौर पे ही जाना जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेंट। अब रेंट कितने टाइप का होता है? रेंट के दोस्तों 3 टाइप होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक रेंट, सेकेंड इज द ग्रॉस रेंट एंड थर्ड इज द कॉन्ट्रैक्ट रेंट। इन तीनों को हम समझ लेते हैं पहले एक छोटे से एग्जांपल से कि ये कोई फार्म है, कोई खेत है, ये फार्म है। इस फार्म में एक रूम है, इस फार्म में एक वेल है, कुआं है जो इरिगेशन के लिए है, ये 2 चीज़ है। तो इस फार्म को ही यूज करना है केवल, यानी इसका जो लैंडलॉर्ड है वो इस बात के अकॉर्डिंग ये फार्म देता है कि इस फार्म का सिर्फ आपको ज़मीन का हिस्सा ही यूज करना है, आप कुएं को और इस रूम को यूज नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रेंट, यानी पेमेंट मेड अगेंस्ट द यूज ऑफ ओनली लैंड, यानी ज़मीन को ही यूज करने के बदले जो पेमेंट लैंडलॉर्ड को किया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक रेंट। अब बात करें, एक इस तरीके से हो सकता है कि वो ये कहे कि ये कुआं भी आप यूज कर सकते हो, यानी फॉर दी इरिगेशन पर्पज, और ये जो रूम है इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ये क्या है? उस लैंड के साथ फैसिलिटीज़ अलाइड है। तो लैंड प्लस फैसिलिटीज़ को यूज करने के बदले जो पेमेंट किया जाता है, दैट इज ग्रॉस रेंट, यानी पेमेंट मेड अगेंस्ट द यूज ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज अलाइड विद दी लैंड, यानी जिनको हम कैपिटल बोलते हैं, यानी कि जो उस खेत पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ अलाइड है उनको प्लस लैंड को यूज करने के बदले जो पेमेंट किया जाता है, दैट इज ग्रॉस रेंट। तो ग्रॉस रेंट में से हम फैसिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इकोनॉमिक रेंट, और इकोनॉमिक रेंट में अगर फैसिलिटी ऐड कर दी जाती है तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस रेंट। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट की। कॉन्ट्रैक्ट रेंट में क्या होता है? लैंड लॉर्ड से और यहाँ जो फार्मर है, इन दोनों के बीच पहले से क्या हो जाए? कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेंट डिसाइड होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट
रेंट, यानी इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड फार्मर। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इट इज़ नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रेंट। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेंट के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। आई नो ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद आपको रेंट कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर तरीके से आप रेंट के क्वेश्चन करने में काबिल होंगे। बात करते हैं यूज ऑफ द रेंट वर्ड। अब जो रेंट वर्ड है इसका यूज कैसे हो सकता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द रेंट टॉपिक। यानी कि अगर आप कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो तो आपसे छोटे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई रेंट, रेंट क्या होता है, या फिर एक आएगा व्हाट डू यू मीन बाई क्वासी रेंट। और ये क्वासी रेंट तो इम्पोर्टेंट है एज वेल एज कॉलेज एजुकेशन एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो यहाँ से छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन तो सीधा आपसे थ्योरी पूछा जाएगा। तो बात करते हैं यूज ऑफ रेंट वर्ड। रेंट वर्ड का यूज कई सारे रेफरेंस में होता है, एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला इसका जो यूज होता है ऑफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ दोज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर अवेलेबल विदाउट सेक्रीफाइस एंड ह्यूमन एफर्ट। यानी कि एक ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे रिसोर्सेज जो बिना ह्यूमन एफर्ट्स के हमें मिलते हैं, जैसे क्या हो गया, लैंड हो गया, तो उनके लिए जो प्राइस डिसाइड होती है उसको भी क्या बोलते हैं, रेंट बोला जाता है। और देयर सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड प्राइस इज न्यूट्रल, यानी प्राइस न्यूट्रलिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अगर पेमेंट बढ़ा दोगे तो लैंड की सप्लाई बढ़ जाएगी। लैंड की सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई तरह का आप क्या नहीं कर सकते दोस्तों, चेंज नहीं कर सकते। सो इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक इन सप्लाई मैनर। तो एक तो यहाँ इसका यूज होता है। सेकंड, इन रेफरेंस टू द एडिशनल इनकम ऑफ ए यूनिट ऑफ ए रिसोर्स और इट्स अल्टरनेटिव इनकम, यानी जो उसकी अल्टरनेटिव इनकम है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा उसको इनकम मिल रही है, उस एक्स्ट्रा इनकम को भी क्या बोलते हैं, रेंट बोला जाता है। ये आपको इसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन से समझ में आएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप समझ जाओगे ये क्यों हो रहा है। अब नाउ बात करते हैं क्वासी रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, इसको हम हिंदी में कहें तो इसको अर्ध लगान भी कहते हैं, अधिशेषवत भी कहते हैं, अधिशेषवत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात तो क्वासी रेंट का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये मार्शल का दिया हुआ है। मार्शल ये कहते हैं कि जो शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन में अगर जैसे मान लो ये खेत है, इस खेत को हमने बो रखा है, इस पर हमने फसल खड़ी कर रखी है, तो जब तक ये फसल कट नहीं जाए ये खेत अपने आप में क्या है, फिक्स्ड हो, ठीक है। लेकिन खेत तो यानी लैंड तो ऑलरेडी क्या मानी जाती है, फिक्स मानी जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई हमारी मशीन लगी हुई है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, मशीनरी लगी हुई है, जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक मशीनरी इसके साथ इंगेज रहेगी, तो शॉर्ट टर्म तक मशीनरी क्या हो गई, फिक्स हो गई। यहाँ पर कोई स्टोरेज वेयर हाउस बना हुआ है या स्टोर बना हुआ है, गोडाउन बना हुआ है, ये भी शॉर्ट रन तक क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो मार्शल कहते हैं शॉर्ट रन तक ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और लॉन्ग रन में ये क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट रन में ये एज ए किस तरीके का काम करते हैं, लैंड के जैसा काम करते हैं, यानी कि इनकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं कर सकते। सो इनको जो रिवॉर्ड मिलता है उसको मार्शल ने किस नाम से जाना है, उसको मार्शल बोलते हैं क्वासी रेंट। बात करते हैं According to Marshall, in the short run, the supply of capital, machinery, buildings, etc. is fixed and also completely inelastic and value neutral. Thus, it is similar to the लैंड रेंट। यानी शॉर्ट रन में ये बिल्डिंग, मशीन, जो हमारा पैसा लगा हुआ है वो सारा क्या रहता है, फिक्स रहता है और इन इलास्टिक नेचर का होता है, और प्राइस न्यूट्रलिटी भी होती है, यानी आप प्राइस बढ़ा भी दोगे तो उनकी सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते। तो उन्होंने ये कहा है कि ये रेंट के जैसा होता है। दिस इज़ वाई इन द शॉर्ट रन द इनकम फ्रॉम फिक्स्ड कैपिटल, मशीनरी, बिल्डिंग्स etc. is called rent because in the long run its supply is elastic। तो शॉर्ट रन में इनसे जो हमें इनकम मिलती है उसको भी क्या बोला है मार्शल ने, रेंट कहा है, कि लॉन्ग रन में इनकी सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी, बट शॉर्ट रन में ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब लॉन्ग रन में ये हो जाते हैं इलास्टिक और शॉर्ट रन में है ये इन इलास्टिक। देयरफॉर मार्शल हैज कॉल्ड द इनकम अर्नड बाय देम इन द शॉर्ट रन
एज क्वासी रेंट इंस्टीड ऑफ रेंट और सरप्लस, यानी उन्होंने इसको रेंट और सरप्लस का नाम देने की बजाय मार्शल कहते हैं इसका क्या नाम है, इसे क्वासी रेंट कहते हैं। इसलिए क्वासी रेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। और बड़ा क्वेश्चन किया जाए तो इसमें कई सारे ऑप्शन देते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। और अगर कॉलेज एजुकेशन की बात करूँ वहाँ साफ साफ क्वेश्चन आता है राइट नोट ऑन, और उसमें लिखा होता है क्वासी रेंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी रेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। और रेंट वर्ड का यूज कहाँ होता है? द डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट फॉर ए मोर प्रोडक्टिव एंड इफिशिएंट प्रोडक्शन यूनिट एंड द पेमेंट फॉर द लीस्ट इफिशिएंट प्रोडक्शन यूनिट इज रेंट। यानी एक तो हमारे पास एफिशिएंट यूनिट है और एक हमारे पास कम इफ़िशिएंट यूनिट है, यानी लिस्ट इफ़िशिएंट यूनिट है। तो इन दोनों के पेमेंट में जो डिफरेंस होगा उसको भी क्या कहा जाता? रेंट कहा जाता है। यानी एफिशिएंट को जो एक्स्ट्रा मिल रहा है लिस्ट एफिशिएंट के मुकाबले, वह भी क्या बोला जाता है? रेंट बोला जाता है। और मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की बात करें तो द मॉडर्न मीनिंग ऑफ रेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है दोस्तों? इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट पेड अल्टरनेटिव यूज, पेड अल्टरनेटिव यूज, यानी किसी फैक्टर का नेक्स्ट बेस्ट उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नेक्स्ट बेस्ट पेमेंट मोड क्या मिल सकता है, सॉरी पेमेंट का अल्टरनेटिव चॉइस क्या मिल सकती है, उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ट्रांसफ़र कॉस्ट, यानी ट्रांसफ़र अर्निंग जो उसे दूसरे सेक्टर में या दूसरे जॉब में स्विच करने के लिए मोटिवेट करती है। यानी इसको यूँ समझो कि एक राम नाम का बंदा है, वह कहीं जॉब करता है और वहाँ पर उसकी पर मंथ 20,000 सैलरी है। उसको कहीं और से ऑफ़र आता है और वहाँ पे कितने उसको मिलते हैं? 25,000 उसको वहाँ से पेमेंट मिलता है। तो राम क्या करेगा? इस 20,000 की नौकरी को छोड़कर 25,000 वाली ज्वाइन कर लेगा। सो 25,000 वाली नौकरी क्या हुई? उसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट हुई। यानी कि इस दोनों के डिफरेंस में उसको जो 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यही उसका क्या है दोस्तों? रेंट है। तो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट पे बेस होते हुए रेंट को क्या किया है? डिफाइन किया है। तो एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग दोनों का डिफरेंस क्या बोला जाएगा दोस्तों? रेंट कहा जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अब हम थ्योरी की ओर चलते हैं। अब देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में यहीं से आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो यही लिखा हुआ आएगा, एक्सप्लेन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, या फिर एक्सप्लेन द रिकार्डियन थ्योरी, क्रिटिकली एग्जामाइन द रिकार्डियन थ्योरी। तो आपको इसको क्रिटिसाइज भी करना है, इसकी एजम्पशन एक्सप्लेनेशन सब आपको बताना है। तो बात करते हैं रेंट की। तो जो डेविड रिकार्डो है ये वो पहले इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने रेंट थ्योरी का एक सिस्टमेटिक प्रोपाउंड किया था। एक सिस्टमेटिक प्रोपाउंड के तौर पे इन्होंने रेंट थ्योरी को प्रोड्यूस किया है, ये यूँ कहे तो बताया था। और इनकी बुक आती है 1817 में, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट यूजीसी नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम आइडिया नहीं लगा पाते, क्योंकि इनकी बुक का नाम कुछ इस तरीके का है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो इस तरीके का नाम है, तो हम रिकार्डो के साथ इसको जोड़ नहीं पाते, इसलिए इस बुक को भी जरूर ध्यान रखें। इन्होंने डेफिनेशन क्या दी थी कि रेंट इज़ दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनरेस्ट्रिक्टेबल पावर ऑफ द सोइल। यानी कि ज़मीन है, ज़मीन में कुछ ऐसी पावर होती है जो उस ज़मीन की ओरिजिनल पावर है और नॉन डिस्ट्रॉयबल पावर है। उन पावर को यूज करने के बदले जो लैंड लॉर्ड को पेमेंट किया जाता है उस पेमेंट का क्या नाम है? उस पेमेंट का नाम रेंट है। ये डेफिनेशन दी हुई है रिकार्डो की, और रिकार्डो ने कहा रेंट अराइजेज ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ लैंड, द डिफरेंस इन फर्टिलिटी इज़ द मेजर ऑफ द साइज ऑफ रेंट। यानी अलग अलग जो लैंड है उन सब की फर्टिलिटी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये जो डिफरेंस है फर्टिलिटीज़ का, ये डिफरेंस ही जो रेंट है उसके मेजरमेंट का क्या बनता है दोस्तों? बेस बनता है। तो जिस लैंड को जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी होती है उस लैंड को उतना ही ज़्यादा रेंट मिलता है, ये इस थ्योरी में बताया गया है। अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ जो रिकार्डो है उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना चाहिए। रिकार्डो ने इस थ्योरी का प्रोपाउंड एक एग्जाम्पल से किया। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल एक आयरलैंड है, आयरलैंड पे पहली बार कोई लोग जाकर वहाँ बस जाते हैं,
बसते हैं पहली बार। तो पहली बार जो बसेंगे तो वह ऐसी ज़मीन पर, ऐसी लैंड पे एग्रीकल्चर करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्या होगी, फर्टाइल होगी। धीरे धीरे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, वह फिर ऐसी ज़मीन पे भी प्रोडक्शन करेंगे या एग्रीकल्चर करेंगे जो कम फर्टाइल होगी। इस तरीके का एग्जाम्पल लेकर रेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस थ्योरी की क्या अजम्पशन है या क्या इसकी मान्यताएं हैं। हमें पता है इकोनॉमिक्स में हम हर जो थ्योरीज है उनकी क्या रखते हैं दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, जिनको अजम्पशन बोलते हैं। उन्हीं को बेस में रखकर ही वह थ्योरी आगे क्या की जाती है, एप्लीकेबिलिटी उसकी देखी जाती है। तो पहली अजम्पशन है डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। रिकार्डो कहते हैं हर ज़मीन की फर्टिलिटी में क्या है, डिफरेंस है। यानी ए ग्रेड की ज़मीन, बी, सी, डी, ई, तो ये जो अलग अलग ग्रेड की जो लैंड है, हर ग्रेड की लैंड की फर्टिलिटी भी क्या है, डिफरेंस है। पहली अजम्पशन है। दूसरी, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ लैंड, यानी जो लैंड है उसकी जो सप्लाई है वो क्या है, कांस्टेंट है या यूँ कहे फिक्स है, जो कि चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं आप पेमेंट ज़्यादा करोगे तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ लैंड, यानी रिकार्डो ने कहा है ये जो लैंड है इसका जो अल्टरनेटिव यूज है वो नहीं है, ये सिर्फ किस में काम आ रही है, एग्रीकल्चर में ही काम आ रही है। दोस्तों इस थ्योरी को समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी कौन से ज़माने की, 1817 की। उस टाइम एग्रीकल्चर ही एक मेन ऑक्यूपेशन था। तो रिकार्डो ने ये माना है कि जो लैंड है उसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती है। फिर रिकार्डो कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन इन कमोडिटी मार्केट, यानी कि जो कमोडिटी मार्केट है जिसको हम कौन सा मार्केट कहते हैं, गुड्स मार्केट कहते हैं। तो जो कमोडिटी मार्केट है उसमें परफेक्ट कंपटीशन है। अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि जो मार्केट है उसमें जो एग्रो प्रोडक्ट है उन एग्रो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, यूनिफॉर्म प्राइस है, सिंगल प्राइस है। परफेक्ट कंपटीशन की यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि प्राइस पूरे मार्केट में क्या होती है, एक ही प्राइस प्रीवेल करती है। फिर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मीन्स क्या हुआ, जैसे जैसे हम यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे, यानी कि जो हमारे पास लेबर या कैपिटल हमने लगा रखा है, जैसे जैसे उसको हम बढ़ाएंगे मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। दैट इज़ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ लॉ। तो ये अप्लाई होगा। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ मार्जिनल लैंड और नो रेंट लैंड। रिकार्डो कहते हैं कि मार्केट में ऐसी लैंड भी अवेलेबल है जिस पर कोई रेंट नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से छोटा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई नो रेंट लैंड या व्हाट इज मार्जिनल लैंड। और ये कंपटीशन एग्जाम एज वेल एज कॉलेज एग्जाम दोनों में ही पूछा जाता है। तो इसको भी आप स्पेशल देखेंगे, अभी अपन एक्सप्लेनेशन में इसको और अच्छे से देखेंगे। फिर लास्ट है ओरिजिनल और इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ लैंड। रिकार्डो कहते हैं कि ज़मीन में कुछ ओरिजिनल और नॉन डिस्ट्रॉयबल पावर होती हैं जिनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या जिनको हम पैदा नहीं कर सकते, वो पहले से ही ज़मीन में होती है। तो ये वो सारी एजम्पशन हैं जिनको ध्यान में रखकर हम इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये एजम्पशन समझ में आई है। अब बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के तरफ। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो रिकार्डो ने दो तरीके से एक्सप्लेनेशन की है। रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, यानी जो गहन खेती होती, विस्तृत खेती होती है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव का मतलब यानी जब अगर आपको प्रोडक्शन की ज़रूरत है, यानी आप प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो तो और आप खेत बढ़ा सकते हो, यानी कि आपके पास जैसे मान लो खूब सारा ज़मीन का टुकड़ा है, आप पहले यहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर, फिर आपको और प्रोडक्शन चाहिए तो आपने इस हिस्से को भी मिला लिया, फिर और प्रोडक्शन चाहिए तो आपने इस हिस्से को मिला लिया, और प्रोडक्शन चाहिए तो आपने इस हिस्से को भी मिला लिया। इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इज द फार्मिंग इन विच मोर लैंड इज यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज कर सकते हैं, लैंड को बढ़ाएंगे, लेबर कैपिटल फैक्टर उतने के उतने ही रहेंगे, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एक टेबल है अपने सामने, एक है लैंड ग्रेड, ए ग्रेड की ज़मीन है, बी है, सी है और डी है। इनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो ए ग्रेड की ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, तो इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 10 यूनिट के इक्वल हो रहा है। बी ग्रेड की ज़मीन के 8 के इक्वल, सी के लिए 6 और डी के लिए 4 के इक्वलेंट। और मान लेते हैं सभी की जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है, इक्वल कॉस्ट
है, क्योंकि सब पे जो फैक्टर लगे हुए हैं वो इक्वली लगे हुए हैं। अब सरप्लस की बात करें तो जो सबसे कम फर्टाइल ज़मीन है, जो लास्ट की ज़मीन है जिसका प्रोडक्शन 4 यूनिट के इक्वल हो रहा है, उसके बाद ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जिसका प्रोडक्शन इसके नीचे हो रहा है, ये लिस्ट इफ़िशिएंट या लिस्ट फर्टाइल ज़मीन है। तो इस ज़मीन के मुकाबले जो बाकी की अदर ग्रेड की ज़मीन है लाइक ए, तो ए से प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों 10 के इक्वल, और जो लिस्ट फर्टाइल ज़मीन है यानी डी उससे हो रहा है 4 के इक्वल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ 6। तो ए ग्रेड की ज़मीन का रेंट कितना हो गया 6 के इक्वल हो गया। बी की बात करें तो 4 के इक्वल हो गया, और सी की बात करें तो 6 सी का हो रहा है, 4 डी का हो रहा है, तो ये 2 के इक्वल हो गया। और डी ग्रेड की जो ज़मीन है इसको कोई रेंट नहीं मिलता, क्योंकि इसके बाद कोई ग्रेड एग्जिस्ट नहीं है। तो रिकार्डो कहते हैं कि ऐसी ज़मीन जो मार्जिनल है, उसके बाद दूसरी ज़मीन नहीं है मार्केट में, उस ज़मीन को रिकार्डो ने क्या कहा है, नो रेंट लैंड कहा है, या इसे ही दूसरा नाम दिया है मार्जिनल लैंड। यानी ऐसी ज़मीन जिसकी फर्टिलिटी सबसे कम है, उसके बाद मार्केट में दूसरी लैंड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको रिकार्डो ने कहा है मार्जिनल लैंड। और मार्जिनल लैंड पे कोई रेंट नहीं मिलता, इसलिए उसको नो रेंट लैंड भी कहा है। हम इसको इधर से डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डायग्राम में हमने एक तरफ ओ एक्सिस पे ग्रेड ली है और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन लिया है। तो ए ग्रेड की ज़मीन का प्रोडक्शन इतना है, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की और डी ग्रेड की। तो ए ग्रेड का जो लगान है या रेंट है वो इतना ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, बी ग्रेड का इतना मिल रहा है और सी ग्रेड को इतना मिल रहा है। जो लास्ट की है डी ग्रेड है वो यह ये रही, इसको कोई रेंट नहीं मिल रहा, इसको रिकार्डो ने नो रेंट लैंड कहा है। ये था एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्रीज कर रहे हैं, लैंड को इंक्रीज कर रहे हैं। उस पर लगे हुए फैक्टर उतने के उतने ही हैं, जो पहले के जैसे लगे हुए हैं वो सारे इक्वल है। तो नो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है मार्जिनल लैंड। अब बात करते हैं हम इंटेंसिव कल्टीवेशन, यानी जब आपके पास जो लैंड है वह क्या हो, लिमिटेड हो, और आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो। तो प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आप किसको बढ़ाओगे, फैक्टर्स को बढ़ाओगे। किसको, फैक्टर्स की क्वांटिटीज़ को आप इंक्रीज करते हो। यानी इंटेंसिव फार्मिंग इज दैट फार्मिंग इन विच मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड ऑन ए गिवन एरिया ऑफ लैंड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप लैंड और लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाओगे। लैंड आपके पास पहले से क्या है, फिक्स है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। इसकी बात करें तो देखो आपके पास यूनिट ऑफ फैक्टर है, आपने पहली यूनिट लगाई, इससे आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, मार्जिनल प्रोडक्शन 8। दूसरी से आपको कितना हुआ 6 के इक्विवेलेंट, थर्ड से 4 के इक्विवेलेंट और फोर्थ से 12 के इक्विवेलेंट। तो जो सबसे कम फर्टाइल या सबसे कम मार्जिनल प्रोडक्शन वाली यूनिट है उसको मार्जिनल यूनिट कहा है रिकार्डो ने, मार्जिनल यूनिट। और मार्जिनल यूनिट से डिफरेंस जो आएगा वह क्या होगा, उन फैक्टर का रेंट होगा जो फर्स्ट के लिए 6 के इक्वल है, बी सेकंड के लिए 4 एंड थर्ड के लिए 2, और जो फोर्थ यूनिट है उसके बाद कोई हमने मार्जिनल यूनिट यूज नहीं करी है, ये होगी मार्जिनल यूनिट, इसको 0 रेंट मिलता है। यानी ईच एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम फैक्टर की यूनिट को इंक्रीज करेंगे हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा ही होगा। इस तरीके से हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है दोस्तों, आई होप आपको ये मालूम होगा। द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑब्टेन फ्रॉम ए यूनिट ऑफ फैक्टर विच इक्वल्स द मार्जिनल कॉस्ट विल बी कॉल्ड द मार्जिनल यूनिट। यानी जिस यूनिट की, यानी अगर हम यहाँ पर एक कॉलम और डाल देते हैं कॉस्ट का, ये कॉस्ट का कॉलम है और कॉस्ट आ रही है हमारी 2 के इक्विवेलेंट, 2 के इक्विवेलेंट। तो फोर्थ यूनिट का जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। फोर्थ यूनिट का जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्विवेलेंट है। इसको रिकार्डो कहते हैं कि ये क्या है, मार्जिनल यूनिट है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट यूनिट एंड द मार्जिनल यूनिट विल बी कॉल्ड रेंट। तो फर्स्ट यूनिट के प्रोडक्शन में और मार्जिनल यूनिट के प्रोडक्शन में जो डिफरेंस है वह क्या है दोस्तों,
उसको रिकार्डो ने रेंट कहा है। तो जैसे नो रेंट लैंड यानी मार्जिनल लैंड को कोई रेंट नहीं मिलता, उसी तरीके से मार्जिनल यूनिट को कोई रेंट नहीं मिलता है। फर्स्ट यूनिट का रेंट हो गया इतना, सेकेंड यूनिट का हो गया इतना, थर्ड यूनिट का हो गया इतना, और फोर्थ यूनिट है उसको कोई रेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्विवेलेंट है, और ये क्या है, एक मार्जिनल यूनिट है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। रिकार्डो कह रहा है ज़मीन के मामले में जो लास्ट ग्रेड की ज़मीन है उसको कोई रेंट नहीं मिलता, ठीक उसी हिसाब से यूनिट के मामले में जो लास्ट यूनिट है, जो मार्जिनल यूनिट है, उसको कोई रेंट नहीं मिलता है। अब बात करें इस थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक्स की। रिकार्डो ने क्या माना, रिकार्डो ने जो अजम्पशन मानी है दोस्तों, हम अजम्पशन के बेस पे ही क्या होगी, ये कुछ अजम्पशन थी, इन अजम्पशन के बेस पे ही इसकी क्या है क्रिटिसिज्म है। बहुत सारी अजम्पशन रिकार्डो ने यहाँ पे अज्यूम करी है, तो इसी के बिहाफ पे इसकी क्या की गई है, क्रिटिसाइज इसको किया गया है। तो पहला ही देख लेते हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सोइल इज नीदर ओरिजिनल नॉर नॉन डिस्ट्रॉयबल। यानी रिकार्डो कहता है कि जो फर्टिलिटी है ज़मीन की वो क्या है, ओरिजिनल है और उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट उसको हम पेस्टिसाइड यूज करके बढ़ा भी सकते हैं, और एटम बम का अटैक करके क्या किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो दैट्स वाई द फर्टिलिटी ऑफ सोइल नीदर ओरिजिनल नॉर नॉन डिस्ट्रॉयबल, ना तो वो ओरिजिनल है ना वो डिस्ट्रॉयबल है, ना ही वो इंडिस्ट्रॉयबल है। बात करते हैं हिस्टोरिकली रॉन्ग। रिकार्डो कहते हैं ऐसे आयरलैंड पे लोग गए, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा खेती करेंगे, कौन सी पे करेंगे, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी उस पर खेती करेंगे, बाद में वह कम फर्टाइल ज़मीन पे खेती करेंगे, उसके बाद वह और डिक्रीज करेंगे। बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले हम खेती कौन सी पे करते हैं, जो ओपन लैंड होती है, क्योंकि जो फर्टाइल ज़मीन है वो तो ऑलरेडी फॉरेस्ट के अंडर होती है, और फॉरेस्ट को काटकर हम डायरेक्ट खेती नहीं करते। फिर है नो एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनल लैंड और नो रेंट लैंड। रिकार्डो ने कहा मार्केट में ऐसी भी लैंड है जिस पर कोई रेंट नहीं मिलता, लेकिन मेरे भाई ऐसी तो कोई लैंड नहीं है जो रेंट नहीं लेना चाहे, सभी ज़मीन पर क्या मिलता है, रेंट लगता ही लगता है। फिर है अनरियलिस्टिक एजम्पशन। कैसे, रिकार्डो ने कहा मार्केट में क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, बट परफेक्ट कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता मार्केट में। जब परफेक्ट कंपटीशन रियलिस्टिक नहीं है तो ये अजम्पशन भी क्या नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। फिर है रेंट इज द रिजल्ट ऑफ स्केर्सिटी ऑफ लैंड। रिकार्डो ने कहा रेंट क्या है, फर्टिलिटी का डिफरेंस है, फर्टिलिटी का डिफरेंस है, बट एक्चुअल में जो रेंट होता है वो स्केर्सिटी की वजह से होता है, लैंड की जो स्केर्सिटी है उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट, जो रेंट एलिमेंट इन ऑल फैक्टर्स अर्निंग। रिकार्डो ने या पुराने जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कहा रेंट सिर्फ किसको मिलता है दोस्तों, लैंड को मिलता है, बट मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं लैंड प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर होते हैं उन सारे फैक्टर को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, क्योंकि सारे फैक्टर की क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से सभी को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। फिर नेक्स्ट है एवरी लैंड हैज सम फर्टिलिटी, यानी हर ज़मीन की कुछ ना कुछ फर्टिलिटी तो होती है, सो दैट्स वाई बिना फर्टिलिटी की ज़मीन होती ही नहीं है। फिर है अल्टरनेटिव यूज ऑफ लैंड। रिकार्डो ने कहा जो लैंड है उसका अल्टरनेटिव यूज नहीं है, जबकि लैंड का तो अल्टरनेटिव यूज होता है, आप उस पर इंडस्ट्री लगा सकते हो, उस पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, उस पर आप कुछ और कर सकते हो, दैट्स वाई द लैंड हैज़ अल्टरनेटिव यूजेज। बट हम बात करें 1817 की, क्योंकि आज तो हम कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बट 1817 में एक सिनेरियो पूरा अलग था मार्केट का, तो उसके बिहा पे या उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग तब तक इकोनॉमिक्स इतनी डेवलप भी नहीं हुई थी, इकोनॉमिक्स अपने यूँ कहे तो स्टार्टिंग फेज में ही थी। उस टाइम के अकॉर्डिंग बताया जाए तो रेंट की एक ये बड़ा ही सिस्टमेटिक थ्योरी थी जो कि रिकार्डो ने दी थी, और आज भी इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, जो कि बेस बनता है हमारी मॉडर्न थ्योरी का। ये कुछ ड्रॉबैक्स थी। अब बात करते हैं मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की। एक्चुअली मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ही है, मॉडर्न कोई थ्योरी नहीं है रेंट की। इंटरप्रिटेशन ये है कि द मॉडर्न थ्योरी हैज़ रेफर्ड टू द रेंट एज द एडिशनल इनकम ओवर द ट्रांसफर अर्निंग ऑफ ए फैक्टर, यानी एक फैक्टर की जो ट्रांसफर अर्निंग होती है उसके ऊपर जो उसको एक्स्ट्रा मिलता है दैट इज रेंट। यानी कहने का मतलब
फैक्टर 20,000 में काम कर रहा है कहीं भी, अगर उसको कोई 25 देगा तो वह छोड़ के चला जाएगा, तो उसको फिर एक्चुअल कितने मिलेंगे, 25 मिलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा है 5,000, ये उसकी क्या है, रेंट। क्योंकि अगर उसको इस जगह रोकना है जहाँ पर उसको पहले 20,000 दिए जा रहे थे, अगर उसको वहाँ रोकना है तो उसको कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 5,000 एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। दैट्स वाई वह जो इसमें जो सरप्लस होगा, डिफरेंस होगा, वह उसका रेंट बनेगा। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, द अमाउंट ऑफ इनकम विच एनी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ ए फैक्टर कुड अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट पेड अल्टरनेटिव यूजेज, ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्री। यानी कि किसी भी फैक्टर का मार्केट में जो बेस्ट अल्टरनेटिव यूज हो सकता है, उसके लिए जो उसको पेमेंट दिया जाता है, उस पेमेंट को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्रांसफ़र अर्निंग है। यहाँ पर इस राम नाम के केस वाले में ये जो 20,000 है, ये इसकी क्या है, ट्रांसफ़र अर्निंग है, ट्रांसफ़र अर्निंग है। और एक्चुअल अर्निंग क्या है उसकी, 20,000। तो आप कहोगे कि माइनस में 5,000 रेंट है क्या, नहीं, माइनस में होगा ही नहीं, वह इस ऑप्शन को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफ़र अर्निंग में चला जाएगा। अब उसको अगर यहाँ रोकना है तो उसको कितने एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, 5,000 देने पड़ेंगे, और ये 5,000 उसकी क्या बनेगी, रेंट बनेगा। बढ़ते हैं आगे, बेसिस ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। मॉडर्न जो थ्योरी है, उस जो रेंट की थ्योरी है, उसका क्या बेस है, उसका बेस है अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट वॉन वाइजर साहब कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फैक्टर। फैक्टर के 2 टाइप होते हैं, एक वो फैक्टर जो क्या है, स्पेसिफिक है, और वो फैक्टर जो नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो स्पेशल काम करता है, केवल पर्टिकुलर काम कर सकता है, दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर। और ऐसे फैक्टर जो क्या है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी डाइवर्सिफाइड होते हैं, जो मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, कई सारे काम कर सकते हैं, दैट इज नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। तो जो रेंट मिलता है एक्चुअली वो किसको मिलता है, नॉन स्पेसिफाइड फैक्टर को ही मिलता है बेसिकली। हालांकि स्पेसिफिक फैक्टर को भी मिलता है, कैसे मिलता है वो अभी समझ लेंगे। जो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर होता है ये परफेक्टली मोबिलाइज्ड होता है, यानी ये स्विच करता रहता है, जॉब को या यूँ कहे वर्किंग प्लेस स्विच होती है, ये तुरंत चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइज्ड होता है। रेंट की बात करें तो रेंट का मतलब वही है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। ट्रांसफ़र अर्निंग उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब एवरी फैक्टर्स इनकम हैज़ 2 पार्ट। जितने भी फैक्टर है उनके इनकम के 2 पार्ट होते हैं। एक द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसफ़र अर्निंग विच प्रिवेंट्स दी फैक्टर्स फ्रॉम गोइंग टू अदर यूजेज। यानी ट्रांसफ़र अर्निंग क्या होती है, वो पेमेंट जो एक फैक्टर को प्रिवेंट करता है कि वह कहीं और ना चला जाए, कहीं और ना चला जाए। उसको अगर जैसे मान लो वही है, एक ऑप्शन में वह 20,000 में काम कर रहा है और मार्केट में उसके लिए 25,000 का ऑप्शन आ गया, तो वह 25,000 की तरफ चला जाएगा। तो अगर उसको रोकना है तो ये जो जहाँ पर उसको 20,000 मिल रहे हैं वहीं उसको कितने देने पड़ेंगे, 25 देने पड़ेंगे, तभी वह रुकेगा। यही क्या बोला जाता है, ट्रांसफ़र अर्निंग। सेकंड, इकोनॉमिक रेंट विच इज़ द एक्सेस बिटवीन रियल इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ दैट इज़ 5,000, इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रेंट बोला जाता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, यानी एक्चुअल अर्निंग में और ट्रांसफ़र अर्निंग में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, रेंट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी ये 25,000 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेंट उसका ज़्यादा होगा। इफ़ दी ट्रांसफ़र अर्निंग्स आर ज़ीरो, ये है इम्पोर्टेंट, यदि यहाँ पे ट्रांसफ़र अर्निंग क्या हो, ज़ीरो हो, देन वॉट एवर दी फैक्टर इज अर्निंग बिकम्स दी रेंट। यानी ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को काम करने का 20,000 मिल रहा है और मार्केट में कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पर ये काम कर सकते हैं, वहाँ पर इसको कितना मिले, 0 रुपया मिले, जहाँ पर इसको क्या मिले, 0। यानी कि इस काम से निकाले जाने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, नल्ला रहेगा या बेरोजगार रहेगा या अनएम्प्लॉयड रहेगा। दैट मीन्स इसकी ट्रांसफ़र अर्निंग क्या है, 0। इसका मतलब इसको जो कुछ मिल रहा है वही इसके लिए क्या है, रेंट का काम करता है, वही इसके लिए रेंट है। इफ़ बोथ आर इक्वल देन फैक्टर इज नॉट अर्निंग एनी रेंट। और यदि इस ऑप्शन में भी ये 20,000 ले रहा है और बाहर मार्केट में जो इसको बी ऑप्शन मिल रहा है वहाँ भी कितने मिलेंगे, इसको 20,000 ही मिलेंगे, दैट टाइम इसकी जो रेंट है वह क्या होगी, 0 होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि 3 तरीके के ऑप्शन हमने यहाँ पे रखे। मैं 3 केस यहाँ पे बना देता हूँ कि ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन में उसको 20,000 मिल रहे हैं, हर जगह उसको कितने मिल रहे हैं, 20,000।
ए ऑप्शन में अगर उसको मार्केट में दूसरे ऑप्शन से कितने मिल रहे हो 25,000, तो ये उसकी ट्रांसफर अर्निंग हुई और जितना इन दोनों में डिफरेंस हुआ वो उसका क्या हो गया, रेंट हो गया। इस केस में उसको 5,000 रेंट के मिलेंगे। और अगर बी ऑप्शन में उसको मार्केट में कुछ भी ना मिले, यहाँ से निकाले जाने के बाद वह खाली बैठा रहेगा, तो इसको जो कुछ मिल रहा है वही उसका क्या हो गया, रेंट हो गया। और तीसरे केस में उसको मार्केट में अगर उतना ही मिले जितना उसको यहाँ मिल रहा है, तो उसका रेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भागते ही यहाँ पे रेंट को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जबकि 0 किस केस में होगा, जब एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग बोथ आर इक्वल, दैट टाइम द रेंट इज 0। एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की लैंग्वेज यही आएगी दोस्तों, इन द केस व्हेन द एक्चुअल अर्निंग इज 20,000 एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग आर इक्वल, देन व्हाट इज द रेंट। और हम 0 देखेंगे नहीं, वहाँ पर हम कह देंगे 20,000 क्या है, उसकी रेंट है। जबकि इस केस में रेंट क्या होगा, 0, और एक्चुअल अर्निंग उसकी जो भी है और ट्रांसफर अर्निंग अगर 0 हुई तो रेंट कितना होगा, तो रेंट जो उसको मिल रहा है वही उसका क्या होगा, रेंट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आज फैक्टर प्राइसिंग की अपनी पहली क्लास थी जिसमें हमने रेंट को टोटली डिस्कस किया है। ये क्लास BA, BLLB, MA, BCom, MCom, MEFA जो बीटेक में चलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च असिस्टेंट, ASO, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, BBA, MBBA, जहाँ भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में है, ये आपके लिए बनी है क्लास। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। जल्द ही एक और बेहतरीन वीडियो में हम आपसे करेंगे मुलाकात। अब दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।